तो सबसे पहले आप सभी का इस जूम मीटिंग के अंतर्गत डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही अगर इसके अंतर्गत यह है कि हमारा मेन टारगेट ये रहेगा आज की डिस्कशन का कि आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग योर एग्जाम, अगर किसी प्रकार कोई डाउट है रिगार्डिंग योर एग्जाम फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप यहाँ से आराम से डायरेक्टली जूम ऐप के थ्रू डायरेक्टली अपनी बात रख सकते हो, पूछ सकते हो किसी भी प्रकार की कोई समस्या। ठीक है, रिक्वेस्ट आप सभी से हमारी यही रहेगी कि प्लीज जो लोग पूछना चाह रहे हैं एक के बाद एक पूछते जाइए, और दूसरे उस जब कोई दूसरा व्यक्ति उससे पूछे तो प्लीज अपना म्यूट रखें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और आप क्लियर, अच्छा मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हेलो, एक बार चेक करो, वॉइस वॉइस प्लीज आ रही है सर। आ रही है? मैडम एक बार देखो अपने वहाँ कोई नेटवर्क ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वॉइस शायद क्लियर आ रही है, मैं भी चेक कर रहा हूँ यहाँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो टाइप मैसेज भी कर सकते हो चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो जैसा कि आज भी एक एग्जाम कंडक्ट हो चुकी है यूपीएससी की, बहुत सारे लोग आप में से ईपीएफओ की भी देते हैं, बहुत सारे लोग यूपीएससी की भी देते हैं, बहुत सारे लोग स्टेट पीसीएस की भी देते हैं। तो बेसिकली मैं यूपीएससी के मुद्दे पर पहले डिस्कशन करूंगा। बहुत सारे लोगों का प्री निकला होगा, बहुत सारे लोग हो सकता है प्री नहीं भी निकला हो। और इस बार का प्री बेसिकली हमारा पूरा फोकस ये था प्री में कि इस बार का प्री का थोड़ा पैटर्न यूपीएससी ने चेंज किया, तो वो हमें बहुत टफ लग गया। सी सेट बहुत बेसिकली ऑब्वियसली ये बात सही है कि सी सेट को उन्होंने टफ बनाया, इसलिए टफ हो गया। लेकिन अपनी इस प्रिपरेशन के अंतर्गत देखो ऐसे उतार चढ़ाव आपको हर बार मिलेंगे, और आप भाग्य के भरोसे हमेशा नहीं बैठ सकते कि हमेशा हर चीज हमारे ही पक्ष हो। कोशिश हमेशा हमें ये करनी चाहिए कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि हमें उस चीज की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तैयारी इन द सेंस में दो चार पॉइंटों के साथ डिस्कशन करूंगा। एक तो आपकी होलिस्टिक अप्रोच की तैयारी होनी चाहिए। होलिस्टिक, मैडम एक बार अपना दोबारा ज्वाइन करो, यदि आपको आवाज नहीं आ रही है तो एक बार लीव करो और फिर दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, अगर किसी को आवाज नहीं आ रही एक बार लीव करो फिर दोबारा ज्वाइन करो, हो सकता है कुछ इशू हो ना कनेक्टिविटी के अंतर्गत। लेकिन और सभी को आ रही है, अगर किसी को कोई डाउट हो प्लीज जरूर मैसेज कर दें। ठीक है, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि देखो अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो आपको ध्यान रखनी दो चार चीजें। हिंदी मीडियम वालों के साथ एक डिस्कशन, एक समस्या हमेशा आती है, जैसे आज के पेपर में हमने देखा और यूपीएससी के पेपर में देखा था, हिंदी का जो पेपर की जो लैंग्वेज है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है। इसलिए मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कीवर्ड अंग्रेजी में जरूर पढ़ें, क्योंकि छोटी सी चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ो उसके कीवर्ड एक बार इंग्लिश में जरूर देखो, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज, ये आपके डिस्कशन के मुद्दे, बट मैं आपसे कुछ चीजें कहना चाह रहा था वो जरूर देखें। जैसे मुझे दो चार पॉइंटों पे यहाँ डिस्कशन करना है। देखो दो चार चीजें जो हमेशा ध्यान रखनी है, जो गलती हमेशा सभी से होती है वो गलती नहीं करनी है, सभी से होती है वो एग्जाम के दौरान, तैयारी के दौरान सभी से ही वो गलती होती है। हाँ ठीक, ओके, थैंक यू। वो गलती हमें नहीं करनी है। देखो एक तो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ। अपनी तैयारी में रिसोर्स बड़े लिमिट रखने हैं ना। एक तो हमसे गलती होती है रिसोर्स के लेकर, हमारी ओर से बता दी, लेकिन ध्यान रखना रिसोर्स आप अपने लेवल पे खुद चूज कर सकते हो। वो रिसोर्स चूज करो जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए, और रिसोर्स है वो लिमिट रखो और उन्हीं को बार बार पढ़ो। और इस बार की जो प्री के बाद एक बात चीज में आई, हमें शॉर्टकट तरीका छोड़ देना चाहिए। शॉर्टकट है उसको छोड़ना होगा। शॉर्टकट इन द सेंस की एलिमिनेशन पार्ट है उसको छोड़ना ही होगा। अब हमें पूरी फोकस होना है कि बिल्कुल आपको नॉलेज को थोड़ा डीपली बढ़ाना है, इसलिए एनसीईआरटी मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। प्लीज आप थोड़े से इनके मैथ को समझने की कोशिश करें। इनके साथ साथ एक स्टैंडर्ड बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो कोई सी, और एक क्लास। ये तीन रिसोर्सेज मेजरली आपको लेके चलने हैं हर एग्जाम के लिए, जो भी आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी करो, यूपीएससी सभी प्रकार के एग्जाम, ये तीन रिसोर्सेज हर सब्जेक्ट के आपके पास होने चाहिए। इसके साथ आपके सेल्फ नोट्स बनाने आपको जरूरी है। सेल्फ नोट्स जरूर बनाओ, चाहे आपको टाइम लगे, चाहे आपको पढ़ाई ज्यादा करनी पड़े, लेकिन सेल्फ नोट्स जरूर बनाओ। बहुत कमी खिलती है जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो, तो बिना सेल्फ नोट्सों के आपको बहुत दिक्कतें आती है। लेकिन सेल्फ नोट्स बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। हमेशा उसमें कॉन्सेप्ट टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर हो, प्लस उसमें फैक्ट और एग्जाम्पल जरूर हो। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली एनसीईआरटी मतलब आपको बेसिक रिसोर्सेज फिक्स करने हैं, दूसरा आपको नोट्स है वो तैयार करने हैं, और तीसरा पीवाईक्यू एनालिसिस जरूर करना है। ऐसे मत सोचो सर इस बार तो अलग ही तरीके का पेपर आया। पीवाईक्यू आपकी हमेशा ही हेल्प करते हैं।
PYQ आपकी हमेशा हेल्प करते रहेंगे, इसलिए प्लीज PYQ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें, उनका विश्लेषण करें और इनको सिलेबस के साथ जोड़ने का पूरा प्रयास करें। अगर आपको किसी भी प्रकार की चीज को समझने में, कोई भी सिलेबस की टर्मिनोलॉजी समझने में कोई भी दिक्कत आ रही है, किसी भी सिलेबस के पार्ट को समझने में कोई भी इशू आ रहा है, तो आपको डिस्कशन ग्रुप दिया गया है, उसमें उस चीज को भेजिए और उसका जवाब मैं वॉइस के थ्रू या किसी भी तरीके से रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अफसोस यह है कि लोग भेजते नहीं है। पता नहीं लोगों को डाउट होता है नहीं होता, या डाउट दो आदमियों को नहीं होता। एक तो वो जो बिल्कुल थोड़ा सा ढंग से पढ़ाई नहीं करते, और एक वो जो अपने आप को एक्सट्रीम मतलब मान लेते हैं कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है। दो लोगों को डाउट नहीं होता, अदरवाइज सभी लोगों को डाउट होता है। डाउट आपको होने चाहिए और आपको पूछने चाहिए। मैं देख रहा हूँ हमारे एक डिस्कशन ग्रुप है जिसमें लगभग 1000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आज तक किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा कि सर ये टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, ये क्या है। तो अगर आप डाउट पूछेंगे तो हो सकता है आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाए, इसलिए डिस्कशन ग्रुप को आपको रखा गया। इस बार की एग्जाम में एक चीज, एक सीख हमारे साथ रही है ना। ग्रुप लिंक आपको शेयर कर देता हूं, मैं ग्रुप लिंक भी शेयर कर देता हूं, टेलीग्राम का लिंक भी शेयर कर देता हूं, ठीक है ना। तो ग्रुप लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूं, टेलीग्राम का लिंक होगा शायद आपके पास, ठीक है ना। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी, जैसे ये टेलीग्राम लिंक है, इसी में ग्रुप लिंक मिल जाएगा आपको, है ना। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में जाकर के। तो उस ग्रुप में आप, हम उसमें अभी एक चीज और कर रहे हैं थोड़ा सा, अभी उसमें एक चीज और करेंगे कि हम एक टॉपिक आपको देंगे, सभी को एक टॉपिक देंगे, और टॉपिक देने के बाद उस पर आप शॉर्ट अपना वॉइस के माध्यम से, रिटर्न के माध्यम से अपना विश्लेषण, अपना ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। इससे हमें पता लग जाएगा कि आपका क्या विचार है, किस तरीके से आपकी थिंकिंग चल रही है। एक छोटा सा टॉपिक देंगे जिसमें आप अपने डिस्कशन को प्रेजेंट कर सकते हो, 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बना करके या ऑडियो बना करके, जो भी आपको कंफर्टेबल है उसके माध्यम से। उसके बाद 3 दिन बाद उस पर हम लाइव डिस्कशन करेंगे आपके साथ, जूम के थ्रू डिस्कशन करके। वो ऐसे का टाइप का टॉपिक हो सकता है, वो क्वेश्चन का टॉपिक हो सकता है, किसी प्रकार का टॉपिक हो सकता है, लेकिन आपको उसे अच्छे से करना है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं, तो एक चीज ध्यान रखना कि पहला, रिसोर्सेज लिमिट करो, एनसीईआरटी को बहुत बेसिकली अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। ये चीज आपको थोड़ा सा देखना होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा, इस एक चीज ध्यान रखना, इस बार सीसेट ने काफी मेरिट पे इफेक्ट डाला है, इसलिए सीसेट को आप चाहे सेल्फ लेवल पे पढ़ सकते हो, इसमें कोई जरूर नहीं है, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई का हिस्सा जरूर बनाए। ज्यादा नहीं तो 30 से 35 मिनट, यदि किसी के पास समय का अभाव है तो ज्यादा नहीं तो 30 से 35 मिनट आप सीसेट को जरूर दें। सीसेट को यदि आप सीसेट को यदि आप इग्नोर कर रहे हो तो वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ध्यान रखना, कोई गारंटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस जाने के बाद जरूरी नहीं है। देखो यूपीएससी की जो, यूपीएससी के पक्ष में ही डिसीजन दिया गया था, तो सीसेट, क्योंकि यूपीएससी में स्पष्ट बोला कि भाई सीसेट हमारे हिसाब से हम कैसे भी ले सकते हैं, सिलेबस के पार्ट में है, आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। तो इस बार सीसेट मेजर रहा है, तो प्लीज जिनकी मैथ रीजनिंग बिल्कुल कमजोर है, बेसिक से बिल्कुल तैयारी वो कर सकते हो, है ना, आराम से आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से चीजें तैयार कर सकते हो। लेकिन प्लीज इसको अपनी पढ़ाई का एक पार्ट बनाओ, इग्नोर मत करो। हम हर बार इसको इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं, एग्जाम से 2 1 महीने या 10 दिन पहले, 20 दिन पहले पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे आईआईटी वाले भी सीसेट में इस बार फेल हुए। ऐसा नहीं है कोई आईआईटी वाला है तो वो फेल नहीं होगा, कोई भी एग्जाम में फेल हो सकता है, क्योंकि कभी भी ये चीजें धोखा दे सकती है। इसलिए प्लीज आप उसको थोड़ा सा अपनी तैयारी का पार्ट बनाइए। अब आप लोगों के जो भी डाउट है, किसी के भी कोई भी डाउट है, आप अपने डाउट है वो पूछिए, और एक एक डाउट को हम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये चीजें मुझे कहना था। एक चीज और, आप अपनी तैयारी के स्टार्टिंग में ही अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो, चाहे अच्छा बुरा जैसा भी आपसे आंसर आए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो। आप क्वेश्चन के साथ आप लिखो, जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करो। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के अंतर्गत टॉपिक में समझो कि इंट्रो में क्या लिखना है, मेन बॉडी में क्या लिखना है, और कंक्लूजन में क्या लिखना है। ऐसे क्वेश्चनों की ड्राफ्टिंग आपको अच्छे से आनी चाहिए, और ये चीजें प्रैक्टिस से सीखी जाती है, एक दिन से नहीं आती, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। अब आप कोई डाउट पूछिए, और भी चीजें होगी तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। जैसे किसी ने एक डाउट पूछा था चैट बॉक्स में, एनसीईआरटी समझ में नहीं आती, कैसे पढ़े। देखो मैडम, आप सबसे पहले, हमने लगभग लगभग 70 वीडियो आपको एनसीईआरटी के आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं, आप जाइए। एनसीईआरटी के अंतर्गत हमारे यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सब उसमें हमने हिस्ट्री की तो कम से कम 6ठी से लेकर के 12वीं तक मैडम के द्वारा करवा दी गई है। आप समझो कि एनसीईआरटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है,
एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी के नोट्स कैसे बनाने। ध्यान रखना, एनसीईआरटी को समझ के उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन कर दो, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि बार बार उस किताब को पढ़ पाना या बार बार 30-40 किताबों को पढ़ पाना आपके बस की बात नहीं होती, और ना ही हमारे पास इतना समय होता है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आपको एक चीज ध्यान जरूर रखनी है कि आपको थोड़ा पीवाईक्यू प्री और मेंस के जरूर देख लेने उस टॉपिक के। जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो हिस्ट्री के पीवाईक्यू देख लो, प्री में कैसे आए। जैसे विजयनगर साम्राज्य का क्वेश्चन प्री में पूछ लिया गया था। एक अशोक का एक मतलब अशोक के समकालीन एक जगह थी, वो भी इस समय पूछ ली थी, जगह पूछ ली गई थी, लोकेशन पूछ ली गई थी, मैपिंग की चीजें पूछ ली गई थी। तो आपसे कोई भी चीज पूछी जा सकती है, आपसे कोई भी चीज पूछी जा सकती है, लेकिन आपको पढ़ने से पहले समझ में पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें करना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी चीजें। तो इसलिए ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही बात है। देखो कोई भी स्टूडेंट, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ, जो बिगिनर होते हैं उनके लिए एक चीज मैं कहूंगा। जैसे एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा है कि वो पहली बार इसको स्टार्टिंग करना चाह रही है, बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट सजेशन ये है, देखो सबसे पहले 3-4 चीजों को बिगिनर को ध्यान देना होगा। 3-4 चीजें उसके पास होती है। सबसे पहले मैं आप सभी को एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, बिल्कुल घबराइए मत। जो लोग मैसेज कर रहे हैं सिस्टमेटिकली और सिक्वेंसली हम उसका जवाब आपको देंगे। सबसे पहले एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा है कि वो अभी 3rd ईयर में है और यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। देखो इस दौरान यदि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करे तो देखो आपको कॉन्सेंट्रेशन हो जाना है बिल्कुल यूपीएससी में, क्योंकि 3rd ईयर के बाद आपको एक तो अंडर ग्रेजुएशन की नॉलेज होती है और आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस और जोश होता है। यदि आपकी तैयारी एक सही डायरेक्शन में चली जाएगी तो आपको पहला अटेम्प्ट में बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, आप अच्छे से क्वालिफाई करके भी निकल सकते हैं। लेकिन एक स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको डिसाइड कि भाई मुझे पक्का यूपीएससी करना ही है या पक्का मुझे ये एग्जाम करनी है। डिसाइड सबसे पहले करना है, चाहे कुछ भी चेंजेस हो जाए, ऊपर नीचे सिलेबस में चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, मैं इसको छोड़ूंगा। एक तो सेल्फ लेवल पर आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ डिसाइडेशन होना चाहिए। किसी के कहने पर यूपीएससी डिसाइड नहीं की जाती, वो सेल्फ डिसाइड होता है। सबसे पहले पढ़ाई के दौरान आपके पास एक काम करना है आपको, कि आपको सबसे पहला काम यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करना है और पीवाईक्यू 2013 से लेकर के 2023 तक के प्री के एंड मेंस के सिलेबस और पीवाईक्यू आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पहला काम क्या करना है कि जैसे ही आपने सिलेबस को पढ़ा, सिलेबस की टर्मिनोलॉजी को पढ़ो, कि जैसे मेरा GS1 का सिलेबस है, GS2 का सिलेबस है, GS3 का, GS4 का, इनका सिलेबस एक बार पढ़ के देखो, रैंडमली पढ़ो, शुरू में टाइम लगेगा, इसको समझने में टाइम लगेगा, बस उसमें ये क्लिक करो कि मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ा, हिस्ट्री यहाँ से आती है, ज्योग्राफी यहाँ से है ना, मैंने क्या क्या इसमें पढ़ा है, मेरा क्या क्या सिलेबस है। सबसे पहले आपको सिलेबस को नोट डाउन करना है, सिलेबस को बिल्कुल अपनी कॉपी में उतार लो चाहे नोट डाउन करो। और फिर जैसे आपका एक सिलेबस है, मान लो अगर मैं हिस्ट्री का सिलेबस करूं तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत मध्य पूर्व भारत, 18वीं सदी का भारत, तो 18th सेंचुरी का भारत, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। तो आपको अब पता होना चाहिए कि इससे पीवाईक्यू में सवाल कैसे आया, मेंस का सवाल कैसे आया और प्री का सवाल कैसे आया, प्री का क्वेश्चन कैसे आया, मेंस का क्वेश्चन कैसे आया, इनको आपको मिलान करना है। और आपको ट्रेंड को समझना है कि यूपीएससी क्वेश्चन किस तरीके से उठा। पहला काम इसको करना है, इसमें आपको कम से कम टाइम लगेगा। अगर आप इसमें 10 दिन लगाओगे, 15 दिन लगाओगे तो बहुत अच्छी से समझ पाओगे। उसके बाद आपको एनसीईआरटी स्टार्टिंग करनी है, टॉपिक वाइज, सेलेक्टेड टॉपिक वाइज। एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका हमने ऑलरेडी आपको बता दिया, लेकिन मैं बताता हूं। एनसीईआरटी में सबसे पहले एनसीईआरटी के इंडेक्स पे जाओ, इंडेक्स में टिक करो कि कौन से टॉपिक मेरे यूपीएससी के सिलेबस से जुड़े हुए हैं, कौन से टॉपिक यूपीएससी के सिलेबस से जुड़े हुए हैं, उसको तुरंत सेलेक्ट करो और उसके बाद आप डायरेक्टली उसका पढ़ाई चालू करो। तो आप सबसे पहले काम करो कि सिलेबस को और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का विश्लेषण करो, फिर एक बार रीडिंग एनसीईआरटी की लगाओ, फिर उसके बाद आपके रिसोर्सेज फिक्स करो। 3 रिसोर्सेज होंगे आपके, एनसीईआरटी, एक क्लास नोट और स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक हमने ऑलरेडी हर सब्जेक्ट की आपको बता दी है, वीडियो पढ़ा हुआ, ठीक है। तो उस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। अगला किसी ने पूछा है इसमें कि सर मुझे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आंसर राइटिंग में कैसे काम टाइम में करें। देखो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अकॉर्डिंग टू आंसर की डिपेंड करती है, क्वेश्चन की मांग के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है, लेकिन दूसरा आपकी थिंकिंग पे भी डिपेंड करती है कि आप इसको कितना लिंक कर सकते हो।
एक बात ध्यान रखना, मल्टी डायमेंशनल के कई बार हम गलती कर देते हैं। मल्टी डायमेंशनल में कई बार गलती क्या कर देते हैं कि जो डायमेंशनल नहीं जोड़ती उस डायमेंशनल को भी हम अनावश्यकली जोड़ देते हैं। लेकिन मल्टी डायमेंशनल अप्रोच विकसित करने के लिए आपको उस क्वेश्चन के कई आयामों को सोचना होगा। शुरू में हो सकता है आप गलत थिंकिंग कर सकते हो सकता है आप सोचो उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो पाए, हो सकता है आप उसके बारे में कोई चीजें गलत सोच लो, तो उससे डरो मत, आप जस्ट सोचो। जैसे कोई भी क्वेश्चन मैंने दिया है कि एक क्वेश्चन था जिसे मैं आपके साथ डिस्कशन करूं, अगर मैं जैसे एक क्वेश्चन में नॉर्मली मल्टी डायमेंशनल के लिए क्वेश्चन थिंकिंग करूं, जैसे कि आप विश्व में जो बदलाव देखना चाहते हो वो स्वयं में कीजिए। जैसे महात्मा गांधी का एक सेंटेंस है, ये हमने जीएस में एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप जो बदलाव स्वयं में देखना चाहते हो, जो बदलाव विश्व में देखना चाहते हो, वह स्वयं में करें। ठीक है ना, मैं आपको एक ही चीज, अब ये क्वेश्चन है, देखो गांधी जी का स्टेटमेंट है, आपको पता है, तो जिसने क्वेश्चन पूछा है डायमेंशनल का वो प्लीज इस चीज को ध्यान दे। देखो, हाँ अनिल कुमार जी ने पूछा है, देखो अनिल कुमार जी, अब आपके समझ ये क्वेश्चन है, अब इसको कितने डायमेंशन में लेना है? तो एक तो नैतिकता के आधार पर, आप चाहते हो हर व्यक्ति सत्यनिष्ठ हो, आप चाहते हो हर व्यक्ति मूल्यों के आधार पर काम करे, तो आप अपने लेवल पे भी नैतिकता के आधार पर चेंज करो कि आपकी अपने मन कर्म और वचन से इंटीग्रेटेड हो, आप अपने व्यक्तिगत हितों में और सार्वजनिक हितों में सामंजस्य रखें, आप मतलब अपनी अंतरात्मा के आधार पर काम करें जो चीज आप चाहते हो। अगला, आप चाहते हो कि भाई लोकतांत्रिक मूल्यों की वैल्यू हो, ये आप एक डेमो दे सकते हो। सामाजिक मूल्यों की बात हो, कल्चरल मूल्यों की बात हो, जलवायु परिवर्तन को रोकना हो, पर्यावरण के मुद्दों पर काम करना हो, ये सब कुछ आप चेंजेस करना चाहते हो इस पूरे वर्ल्ड में, तो सबसे पहले आप अपने आप में चेंज करो। तो आपका कहने का मतलब यहाँ का इस पूरे गांधी जी के कथन का यह है कि व्यक्ति अगर अपने में चेंज करेगा तो संसार अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि संसार इसी व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को कितने डायमेंशन दे सकते हो। आप इसको बोल सकते हो व्यक्तिगत जीवन में कैसे काम करेगा, सार्वजनिक जीवन में कैसे काम करेगा, पब्लिक, इसके अलावा अगर मैं बोलूं तो इसको, अगर एक सिविल सेवक के लिए क्या भूमिका रहेगी, एक पॉलिटिशियन के लिए इसके लिए क्या भूमिका रहेगी, तो आप इसमें कई आयाम दे सकते हो। अब इन आयामों को जरूर नहीं कि आप पहली बार सोच पाओ, अच्छे भी सोच सकते हो, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन कभी हर बार ये सेट हो जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसको सेट कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है समान नागरिक संहिता का, हम इसका टॉपिक एक ग्रुप में शेयर करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, समान नागरिक संहिता का। देखो, अब एक मान लो ऐसे लिखना हो आपको, तो डायमेंशन कैसे क्रिएट करोगे? सबसे पहले भैया होती क्या है, ये चीज ही क्या है, आई कहां से, फिर ये इसकी जरूरत क्या है, फिर इसका इतिहास क्या रहा है, फिर संविधान क्या कहता है, फिर समाज क्या कहता है, फिर विश्व में कैसे है, फिर भारत में क्या इसका प्रोविजन है, ये फिर इसके पक्ष में क्या है, फिर इसके विरोधी क्या है, फिर इसके पक्ष, इसके विरोधियों में, इसका विरोधियों में सुधार कैसे कर सकते हैं, इसमें अपना सजेशन, समझ रहे हो आप? हेलो हेलो, हाँ यस, जी जी सर। हाँ, मेरा कहने का मतलब है आप किसी चीज से एक बार थिंकिंग करके सोचो, डायमेंशन अपने आप क्रिएट हो जाए। और जरूर नहीं कि शुरू में आप एग्जैक्ट डायमेंशन सोचो, हो सकता है गलत डायमेंशन भी सही भी हो सकता है टॉपिक से लिंक भी ना करो, लेकिन सोचने की कोशिश जरूर करो। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना। सर मेरा एक दूसरा क्वेश्चन था, जैसे कि सर किसी क्वेश्चन में 2-3 डायमेंशन दे देता है, तो क्या उसका मतलब समाधान, और जैसे कोई रीजन पूछ लिया तो उसका समाधान साथ साथ बताते चलेंगे? देखो, आप कई चीज कर सकते हो, देखो सावधान क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्या होता है कि जैसे मान लो 150 शब्दों का है, तो आप ऐसा नहीं कि एक कारण बताए फिर उसका समाधान बताने लग गए, या तो चाहो तो आप टेबल के माध्यम से बताओ, है ना, तब तो आप इसको साथ साथ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यदि आप इसको एक कारण बता करके फिर समाधान बता रहे हो, फिर कारण बता रहे हो, तो सिक्वेंसिंग अच्छी नहीं होती। ठीक है ना, इसलिए डायरेक्ट पहले रीजन बता दो, उसके बाद उसका समाधान बता दो। ठीक है ना, जी वो चीज रहनी चाहिए, क्योंकि देखो अब पहले कारण फिर समाधान, फिर कारण फिर समाधान, तो सिक्वेंसिंग का प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं। जैसे आपसे मैं कोई बात पर डिस्कशन करूंगा, पहले आप उसकी कमियां बताओगे, फिर आप कहोगे देखो इनका समाधान ये है, ऐसा नहीं कि अब एक कारण फिर समाधान, उससे कंफ्यूजिंग हो जाती चीजें। ठीक है ना, जी, अगला, थैंक यू सर। यस 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 यस, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा है, सर ऑप्शनल में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने ज्योग्राफी लेने की सोच रही हूं पर कोई टीचर है नहीं,
अच्छी नोट्स नहीं, नोट्स सर मैं क्या करूँ प्लीज बताइए। देखो ऐसा ये कहना सही नहीं, ज्योग्राफी के टीचर अच्छे काफी है, ज्योग्राफी तो यूपीएससी का माना हुआ सब्जेक्ट रहा है, ठीक है ना। और अभी ऐसी बात नहीं है कि अभी भी टीचर नहीं है, उसके टीचर है ना। और टीचर, मैं ज्योग्राफी के टीचर की लिस्ट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे कई दोस्तों के साथ ज्योग्राफी रही है उनकी, इस बार की ज्योग्राफी है उनकी, पहले भी ज्योग्राफी रही है। देखो ज्योग्राफी का एक चीज मैं देखता हूँ, मैंने मतलब ज्योग्राफी एक चीज समझता हूँ, बिकॉज मेरी ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी थी, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया है ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में सबसे बड़ी बात होती है आपका बहुत बढ़िया तरीका का प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन है वो प्रैक्टिकली और मैपिंग के माध्यम से। अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे से नंबर मिल सकते हैं ज्योग्राफी में। उसकी थ्योरी को बहुत डीपली एनालिसिस किया हुआ है, और थ्योरी को प्रैक्टिकली चीजें से, अगर एग्जांपल से प्रैक्टिकली चीजों से जोड़ोगे तब आप उसको ज्यादा अच्छे नंबर पा सकते हो। टीचर अवेलेबल है, अगर आपको ज्योग्राफी में अच्छा है, ज्योग्राफी आपसे अच्छी से तैयार की है, ज्योग्राफी को ही आप अच्छे से तैयार कर सकते हो, अच्छे नंबर आ सकते हैं। बट ये मत सोचो कि लोगों के नहीं आ रहे, ये बात सही है कि पिछले कुछ समय से ज्योग्राफी में नंबर कमा रहे, लेकिन ज्योग्राफी में उसका कारण ये नहीं है कि सब्जेक्ट का रीजन नहीं है, लोग क्या करते हैं ज्योग्राफी को अब पहले के बराबर नंबर ऑफ कैंडिडेट लेते भी नहीं है, ठीक है ना, उससे भी एक कारण फर्क पड़ता है। लेकिन यदि आपने इसको लिया है तो आप इसमें थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करें, इसकी स्टडी कीजिए। और आपको रही बात टीचर, टीचर अवेलेबल है ज्योग्राफी के, और आपको आंसर सर राइटिंग के लिए भी। टीचर यस, टीचर नहीं सर, टीचर नहीं मिल रही है हमको यहाँ पे। मैं झारखंड से हूँ तो टीचर एक भी नहीं आप मिल पा ऑनलाइन ले रही है सकते हो ना। मैडम, अब आपको जरूरी कुछ नहीं है कि दिल्ली आए, ठीक है ना। अब आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपको सर दिल्ली आना। प्लीज सजेस्ट कर दीजिए कोई टीचर या नोट्स वगैरह जिससे हो पाए। एक बार मैं देखो सोची थी नोट्स कि तो हम ले लो प्रोवाइड ये। करवा देंगे, नोट्स तो एक मेरे दोस्त पे है, उसके हम बढ़वा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उसने अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो उसमें देखिए। लेकिन टीचर के बारे में और अगर किसी प्रकार की डिस्कशन है तो उसके बारे में मैं आपको उसके पूछ करके डिटेल से और आपको बता देंगे, ठीक है। या मैं उस पर एक नोट्स बनवा लूंगा लिख के, ताकि उसको मैं शेयर कर दूँ, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी के जी टीचर है सर, दिल्ली जी में, और सर। आप ऑनलाइन क्लास दे सकते हो। हेलो आप, सर। सर ज्योग्राफी का हिंदी में ही सर, हाँ इंग्लिश हिंदी मीडियम में, में, हिंदी मीडियम। देखो हिंदी मीडियम में ज्योग्राफी है। और देखो मैडम मैं बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं कह रहा मैं ज्योग्राफी लो, अगर आपकी समझ, आप लगती है कि आप ज्योग्राफी में अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हो, अच्छे से चीजें समझ सकते हो, तो आप ज्योग्राफी लो। अगर आपको लगता है कि दूसरा सब्जेक्ट लेना है तो दूसरा सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हो, कोई बाध्यकारी नहीं है। लेकिन आप एक बार सिलेबस पे जाइए दोनों के पे, और चेक कीजिएगा आप किसमें बेटर कर पाए। आप मतलब ये मत करो कि एक्स आदमी का इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए तो मैं भी यही सब्जेक्ट ले दूं, क्योंकि हर किसी की अपनी थिंकिंग होती है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड होता है, अपनी तैयारी का तरीका होता है, तो बहुत सारी चीजें वेरी करती है, हम किसी को जस्ट फॉलो अप नहीं कर सकते, ठीक है। सर ज्योग्राफी में रिसोर्सेस नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं हिंदी लिटरेचर का सिलेबस देख रही थी। उसमें भी हाँ मतलब समझ में आ रहा है, तो मैं कंफ्यूजन में हूँ सर कि मैं नहीं, अगर ज्योग्राफी ले लूँ समझने या वाली नहीं। बात तो यह है कि देखो सब्जेक्ट समझने वाला सब्जेक्ट आदमी कोई भी सब्जेक्ट रखता है। अगर आप हिंदी में, ध्यान रखना, अगर हिंदी में आपको इंटरेस्टेड है, और अगर आप हिंदी ओनली इसलिए ले रही हो कि ज्योग्राफी में आपको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, वो बात सही नहीं है, रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप हिंदी इसलिए ले रही हो कि नहीं मेरी ज्योग्राफी में समझ कम है, तो आप ज्योग्राफी हिंदी ले सकती हो। लेकिन केवल इसी कारण से अपने सब्जेक्ट चेंज ना करें कि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, सर ठीक है ना। क्योंकि आपका ओके। पैसेंस, आपका प्रेजेंटेशन, आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारे पार्ट ऑप्शनल में प्रेजेंटेशन में जरूरी होते हैं। अब आपको सर मान लो, ज्योग्राफी ठीक है, ज्योग्राफी अच्छी लगती है। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल में ठीक लगता है सर ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी था। हाँ तो आप उसको अच्छे से थोड़ा समझ सकते हो, है ना, तो आप ले सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है, हिंदी भी आजकल सब्जेक्ट बड़े चल रहा है, लेकिन हिंदी में देखो आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा शुरू से, ठीक है ना। यस सर। और हिंदी वालों के, हिंदी में किसी के साथ लिंकिंग होनी चाहिए चीजों के साथ। हेलो सर। जी। यस, सर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है। यस हिस्ट्री तो गुड ऑप्शन चल रहा है आजकल भी यार। सर मैंने हिस्ट्री की नोट्स भी बनाई है मणिकांत सर की, और उनकी जो बुकलेट है वो भी है, हाँ और एनसीईआरटी है। सर क्या क्या पढ़ूं फिर? क्या क्या पढ़ो, पढ़ तो सब चीज लिया आपने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गड़बड़ी कहाँ हो रही है ना। देखो उनकी जो दिक्कत देते हैं सर, वो नोट्स भी है मेरे पास। आप नोट्स, नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ नोट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन में बहुत सारी चीजें होती है। ऑप्शन में देखो ध्यान रखना, मैंने खुद, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं मेरा ऑप्शन जैसे पीएसआई आ रहा है, पीएसआई में अच्छे नोट्स अवेलेबल है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल। लेकिन नंबर उन केवल नोट्सों से नहीं आते एग्जाम में, आपको नोट्सों को अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि नोट्सों के साथ एक स्टैंडर्ड बुक आपको जरूर फॉलो करनी है, स्पेशली ऑप्शनल वालों के लिए तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए
एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो जरूर करो, केवल किसी टीचर के नोट्स पर डिपेंड मत, क्योंकि वो टीचर की गलती नहीं, वो अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाता है, वो आपको बहुत ज्यादा गहराई से उसमें नॉलेज देने नहीं लगता, वो जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएगा, आपको समझाएगा। और टीचर ज्यादातर क्लास में चीजें बोलता है, वो इंपॉर्टेंट होती है, नोट्सों में हर चीज नहीं लिख पाई जाती। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके जैसे नोट्स आपके पास हिस्ट्री के, अब हिस्ट्री के नोट्सों से नोट्स आप पढ़ो, वो आपकी चीज समझ के करेंगे, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन का तरीका आपको खुद सीखना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री का मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कशन करता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल का ही। जैसे मैं एक हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चन डिस्कशन करता हूँ, गुप्त काल में सामान्य जन द्वारा स्वर्ण सिक्कों के इस्तेमाल का एक विवरण प्रस्तुत कीजिए। मतलब सामान्य जन द्वारा भी स्वर्ण सिक्के का यूज किया गया था, इसका आपको एक तरह से डिटेल दे दिया। अब इस क्वेश्चन को लिखने के लिए ध्यान रखना, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ना किसी टीचर के नोट्सों में, एक जगह नहीं मिलेगी, उसको आपको क्या करना है, पढ़ के कंसोलिडेट करके और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी पड़ती है, नोट्सों में नहीं मिलती। इससे पहले भी हमने कई क्वेश्चन डिस्कशन किए थे इसमें हिस्ट्री ऑप्शनल के अंतर्गत, जैसे हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का मैडम के द्वारा चलाया जा रहा आंसर राइटिंग बैच, इसलिए मुझे पता रहता है आज क्वेश्चनों के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन और है, जैसे कि व्याख्या कीजिए, एक क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि आप एक्सप्लेन हाउ द परमानेंट सेटलमेंट इनिशिएटेड ए रूल ऑफ प्रॉपर्टी इन बंगाल, व्हाट आर द इट्स कंसिक्वेंसेस। यानी कि व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में एक संपत्ति नियम प्रारंभ किया तथा इसके क्या परिणाम थे। अब ये क्वेश्चन है, अब इसके बारे में हर टीचर ने अच्छे से पढ़ाया होगा, डिपेंड करता है कि आप इसको प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। और कोई भी टीचर आपको आंसर का प्रेजेंटेशन नहीं बताएगा, वो सिर्फ आपको टॉपिक समझाएगा, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करने के लिए वो तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। अगला, यहां तक कोई डाउट आ गया समझ में? हेलो, यस सर। हाँ, तो मेरा मैं करना है, आपको सिलेबस को यूज करना है, जो आपके नोट्स है उनको यूज करना है, प्लीज प्रैक्टिस करो अपने आप उसको सेट कर दोगे क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तब आपको पता लगेगा मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन और होनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज मुझे कैसे करना है। तो आप एक काम करो, ये पढ़ रखे ना, इसके बाद आप प्रैक्टिस चालू कर दो ऑप्शन, अपने आप पता लग जाएगा आपको क्या और सीखना है। जब आप क्वेश्चन अटेंड करोगे ना, तब आपको रियलाइज होगा कि कहाँ कमी रह गई। ठीक है, क्या मेरे पास इन्फॉर्मेशन की कमी रह गई, या इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास अवेलेबल है उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं कर। ठीक है ना, जैसे चोलकालीन लोकल गवर्नमेंट के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा था, हिस्ट्री में मैं पढ़ रहा था कहीं, कि चोलकालीन जो लोकल गवर्नमेंट थी वो केंद्र के साथ समन्वय कैसे बना रही थी। इसका क्वेश्चन मैंने कई नोट्सों में देखा, जब हमारी मैडम मॉडल आंसर बना रही थी, कहीं भी कंसोलिडेटेड नहीं था। आपको क्या करना है, पढ़ के फिर कंसोलिडेटेड करना पड़ा उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड। आपको मुद्दे निकालने पड़े कि कैसे चोलकालीन जो लोकल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अपनी लाइजिंग बनाती थी। तो उसमें मुद्दे निकले कि फाइनेंशियल लाइजिंग कैसे बनाती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइजिंग कैसे बनाती थी, लैंड जो अपना जो भूमि कर है उससे संबंधित लाइजिंग कैसे बनाती थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको चीजें यूज करनी पड़ती है। इसलिए केवल किसी के नोट्स पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई कर जाना पॉसिबल नहीं है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको डीपली एनालिसिस करके पूछता है, वो पूछता है कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हो। ये हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, उसमें प्रेजेंट करके बताओ। इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत सफिशिएंट है, ठीक है ना, लेकिन आपको उसको बहुत अच्छा तरीके से प्रेजेंट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल के बहुत बढ़िया अच्छे से नंबर ला सकते हो। और जब भी हिस्ट्री ऑप्शनल में आप कोई भी क्वेश्चन को लिखो, प्लीज उस क्वेश्चन के संदर्भ में कोई हिस्टोरियन है उसके ओपिनियन को, उसके दृष्टिकोण को जरूर एक्सप्लेन करो, और जरूर उससे कहीं ना कहीं लिंक करके लिखो, वो आपकी चीजों को थोड़ा सा जस्टिफिकेशन दे देगा। ठीक है, ओके सर। अगला किसी ने पूछा है? अगला नेक्स्ट किसी ने पूछा है, सर मैंने सिलेबस पीवाईक्यू भी देख ली है, सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेती हूँ, लेकिन आंसर राइटिंग में समझ नहीं आता कि कैसे लिखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आंसर राइटिंग में, देखो आंसर राइटिंग आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि हम आंसर राइटिंग के बारे में बहुत देर तक इंतजार करते रहते हैं। मैं अभी स्टार्ट करूंगा, मैं थोड़ा डट के स्टार्ट करूंगा, मैं थोड़ा एक बार सिलेबस पढ़ लूँ तब स्टार्ट करूंगा, और समय निकल जाता है, हम उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए मेरा तो कहना यही है कि आप जब एक टॉपिक पढ़ा है उसकी इमीडिएट आंसर राइटिंग कीजिए, और पहले दिन जब आंसर राइटिंग करो तो आप उसका एक्सीलेंट मत सोचो कि मुझे बहुत एक्सीलेंट लिखना है।
आप जैसे भी कोई टॉपिक दिया गया, बस इतना सोचो कि मैं इसका इंट्रोडक्शन कितना समझी हूँ, मैं इसका मेन बॉडी कितना समझा हूँ, और मैं इसके कंक्लूजन में क्या लिखा हूँ, और जैसा भी आपसे समझ में आए प्लीज उसको प्रेजेंट करो, और फिर आप किसी से एक बार उस कॉपी को चेक करो, ठीक है ना। आपका कोई सही दोस्त है किसी से, या किसी से भी आप उस कॉपी चेक करो, तब आपकी आंसर राइटिंग अपने आप इंप्रूवमेंट। प्रैक्टिस से सीखी जाती है आंसर राइटिंग, एक दिन से आंसर राइटिंग नहीं सीखी जाती। और शुरू में आंसर राइटिंग में हेजिटेशन होता है, उस हेजिटेशन को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। और ये सभी के साथ होता है, आपके साथ नहीं, सभी के साथ, क्योंकि आंसर राइटिंग को लिखना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए आपको बैठना पड़ता है, लिखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और सोची हुई चीज को प्रेजेंट करना पड़ता है। कई बार जो पढ़ा है वो आपको याद भी नहीं आता, तब भी उसको हमें प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आपको बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा रहना पड़ता है। इसलिए प्लीज आप एक बार लिख के आंसर राइटिंग है वो स्टार्ट कीजिए और उसको चेक कीजिए, ठीक है। हेलो, यस। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। सर ये इंटरव्यू के लिए जो हॉबी होती है कितनी होनी चाहिए मैडम मैडम और रिपीट किसी अगेन, से प्लीज रिपीट कांटेक्ट अगेन में क्वेश्चन, सकते हैं? एक बार क्वेश्चन रिपीट करो मैडम। हेलो यस। सर, ये जो इंटरव्यू के लिए हॉबी होती है ना, कितनी चाहिए होती है ये? एक्चुअली में हॉबी का ऐसा कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है कि आपके पास कितनी हॉबी होनी चाहिए। देखो एक्चुअली में वो हॉबी इसलिए डाला जाता है आपके डेफ में कि वो ये जानना चाहते हैं कि आप किताबों में ही फंसे रहे या दुनिया में और भी सोचा था आपने कुछ, ठीक है ना। वो इसलिए हॉबी देखना चाहते हैं आपका एक्स्ट्रा करिकुलम क्या है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए आप अगर एक हॉबी डाल दे तो वो भी बहुत है। जैसे मेरी तो ज्यादातर डेफ में एक ही हॉबी होती थी, क्योंकि जितनी हॉबी आप डालोगे उसकी प्रिपरेशन आपको उतनी ही करनी है। और सेकंड, कई बार हम फेक हॉबी डाल देते हैं ना, उसमें पकड़ में आ जाते हैं, ठीक है ना। कई बार आप ऐसी हॉबी डाल देते हैं जिसके बारे में आपने ज्यादा उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं किया, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो फंस जाते हो। इसलिए आप एक या दो हॉबी ही डालो तो ठीक रहेगा, बस उसी से अपना आंसर अच्छे से दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी मान लो रियली में 3 हॉबी है, रियली मान लो आपको कोई, जैसे किसी को कुकिंग का शौक है, किसी को सिंगिंग का भी शौक है, तो वो दोनों चीजें डाल दो फिर तो उसमें। किसी को मान लो कोई राइटिंग का शौक है, किसी को एक तरह डायरी राइटिंग का शौक है, तो जो एक्चुअली में आपके पास मल्टीपल हॉबी है वो आप उसमें कोट कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो एक हॉबी तो कम से कम तैयार कर लो ताकि दिखाने के लिए बची रहे, ठीक है ना। जैसे मेरा है ट्रेवलिंग टू द हिस्टोरिकल प्लेसेस। अब मैंने कोई 2-5 प्लेसेस घूमे होंगे, इसके बाद नहीं घूमे, उसके बाद क्या करता है सारे प्लेसेस की वीडियो देख ली और उनकी हिस्ट्री देख ली, उनका सब चीज देख ली, उसके बाद वो कुछ भी पूछेंगे तो आप जवाब दे देंगे, ठीक है ना। लेकिन कई बार झूठे चीजों में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज आपको ध्यान रखना। एक बार तो जैसे मैंने मेरे से पूछा कि चलिए बताइए कि आपने औरंगाबाद देखा हुआ है, औरंगाबाद आपने सुना होगा महाराष्ट्र में है औरंगाबाद, ठीक है ना। औरंगाबाद के पास ही अजंता एलोरा गुफा है। उन्होंने जस्ट क्वेश्चन पूछ लिया इंटरव्यू मॉक मुझसे, ओरिजिनल इंटरव्यू, ये बताओ कि औरंगाबाद से मुझे अजंता जाना है तो कितने किलोमीटर से जाऊंगा, और बस से जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, ट्रेन से जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, उसके पास जो रिवर बहती है वो कैसे बहती है, उसके पास जो पहाड़ी वो कैसे है। तो ये चीजें क्या है कि आप अगर नहीं गए हो तो आइडिया नहीं लग पाता अचानक से, ठीक है ना। तो अगर आप हॉबी रखो तो एक तो मिनिमम होनी चाहिए, और इसके अलावा आपकी जितनी आप बना सकते हो, अगर आपकी जेन्युइन हॉबी है तो जितनी आप ऐड कर सकते हो वो भी ठीक है, ठीक है। थैंक किसी ने, हाँ अगला क्वेश्चन विषय सर मैं कमेंट तो कर नहीं पा रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर में ऑप्शनल है मेरा, और मैं कमेंट क्यों नहीं कर पा रहा। अच्छा ये समझा नहीं मैं क्या कर, हिंदी लिटरेचर आपका ऑप्शनल है, ठीक है, ये मैं समझा नहीं। हिस्ट्री ऑप्शनल की आंसर राइटिंग है वो हमारे यहाँ चल रही है, मैडम करवाती है, उसमें 2 क्वेश्चन देती है, अभी उसमें क्वेश्चन चल रही है, उसी के क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था जो मैडम देती है, उसमें मैडम मॉडल आंसर सॉल्व करवाती है, टॉपिक क्लियर करती है। तो वो हिस्ट्री ऑप्शनल का चल रहा है, वहां से आप लर्न कर सकते हो बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन किसी ने फायदा हो रहा, देखो दृष्टि का जो दृष्टि ऐप का मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, ज्वाइन तो मैंने भी किया इसको ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि मैं फिजिकली वहां नहीं जा पाता। लेकिन देखो दृष्टि के मेंस मेंटरशिप में एक फायदा जरूर होता है आपका, कि आपकी एक हैबिट डल जाती है कि आज उन्होंने 10 क्वेश्चन दिए मुझे लिखने हैं बस, उससे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है ना। उससे आपका एक हैबिट बन जाती है कि हाँ मुझे लिखने हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके लिए वो काफी हेल्पफुल होता है, ठीक है ना, हेल्प तो करता है। लेकिन उसके मॉडल आंसर में मैं बोलूँ उसी के मॉडल आंसर पे आप डिपेंड हो जाओ, ये सही नहीं है। उसका मॉडल आंसर में इतनी ही दम नहीं होती कि वो आपको बहुत अच्छा कर दे। हाँ ये जरूर है कि वो आपको एक तरह से टॉपिक सब टॉपिक अच्छे दे देगा, लेकिन उसका फैक्ट है वो आपको खुद को ढूंढ के लिखना पड़ता है। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो एक चीज ध्यान रखना,
कोई भी किताब कितनी इंपॉर्टेंट है इसका तरीका आप खुद अपने लेवल पे भी मूल्यांकन कर सकते हो। मूल्यांकन का सबसे बड़ा तरीका है कि सिलेबस को समझो और पीवाईक्यू से जोड़ो, और उसके बाद उस बुक पे जाओ, टिक लगाओ। टिक ये लगाओ कि देखो पहला है लक्ष्मीकांत का टॉपिक भारतीय संविधान का विकास, तो ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हर बार एक क्वेश्चन पूछती है, यहाँ से परी गई 1833 के एक्ट से पूछ लिया एक बार 1773 के एक्ट से पूछ लिया, इसलिए मेरे इंपॉर्टेंट है। फिर अब दोबारा गए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आपको चेक करना है, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज को चेक करना है तो चेक करने के लिए आप पीवाईक्यू और उसके सिलेबस पे जाए कि वो किताब आपके लिए सही है। और रही बात पढ़ने की, तो पढ़ने के लिए अगर आपको लक्ष्मीकांत किताब पढ़नी है मान लो, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। आपको किताब को पढ़ना नहीं, उसको अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। जैसे पहला चैप्टर अपनी, अगर लक्ष्मीकांत का मैं बोलूं आपके समक्ष, पहला चैप्टर है भारतीय संविधान का विकास। ये आपके पास एक टॉपिक है ना। कमेंट में डाउट नहीं लिख पाते हो आप, डाउट लिखिए कमेंट। अच्छा कमेंट वाले, अभी तो आपकी जो टाइपिंग हो रही है इसी में डाउट लिखिए आप, ठीक है। या एक बार आप वॉइस से बोलिए क्या कहना चाहते हो आप सच में, जिसका कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। भारतीय संविधान से ये टॉपिक आपको, अगर लक्ष्मीकांत से आप पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए कि सिलेबस में, कि आपको सिलेबस में इसकी लैंग्वेज क्या है, पीवाईक्यू प्री में कैसे आए, मेंस में क्वेश्चन कैसे आए, वो चीज, ठीक है। फिर इसके पॉइंट पे जाना है मुझे कि देखो पहले मुझे बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई हमारे संविधान को कैसे बना, ब्रिटिश काल में क्या रोल रहा। फिर उसके बाद जैसे ही आप जाओगे तो 1773 का एक्ट पढ़ोगे। अब 1773 का एक्ट पढ़ते समय आपको पता होना चाहिए उस समय की हिस्ट्री क्या थी। अगर इस समय की हिस्ट्री या आपको सिचुएशन पता है तो आप इसके प्रोविजन को भी पता लगा लो। कोई भी एक्ट में कोई प्रोविजन ऐड किया जाता है उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। जैसे 1773 के एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा गया, उसको रेगुलेटिंग शब्द क्यों नाम दिया, क्योंकि उसने कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए उसको लाया गया था, क्योंकि कंपनी करप्ट हो चुकी थी, उसके कर्मचारी करप्ट हो चुके थे। जो रॉबर्ट क्लाइव है वो एकदम से करप्ट हो चुका था, भ्रष्ट हो गया था। उनको रिलेक्ट करने के लिए, उसके लिए प्रोविजन के लिए ये एक्ट लाना पड़ा। और डायरेक्टली क्योंकि कंपनी बहुत अमीर होती जा रही थी तो ब्रिटिश संसद को लगा कि ये अमीर बहुत ज्यादा हो रही है, इसकी सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये कंपनी आज इंडिया में शासन कर रही है, कल ऐसा ना हो कि ब्रिटेन की संसद को भी बाहर कर दे और ब्रिटेन में अपना कंट्रोल जमा लो। क्योंकि जिसके पास पैसा है और जिसके पास सेना है वो किसी भी सत्ता को हटा सकती है। इस डर के कारण ब्रिटिश संसद के द्वारा कंपनी को रेगुलेट किया गया। तो वो चीज अगर आप रीजन से पढ़ोगे, थोड़ा उसको विश्लेषण करके पढ़ोगे, तो ही आप उसका यूज कर पाओगे और तभी ही आप उसमें इंटरेस्ट जगा पाओगे, तभी उस चीज को लिंक कर पाओगे। और उसी की वजह से ही आप इस बार का जो इस बार का प्री का पेपर आया, ऐसे पेपर को तभी ही सॉल्व कर पाए। वो चीज आपको करना है, ठीक है। तो इसको डाउट हो किसी को, क्लियर हुआ जिसका डाउट था उसका। लेकिन फिर ये चीजें थोड़ा सा आपको धैर्य से करना, ऐसा नहीं किसी ने किताब बता दी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, अरे पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ते तो सभी लोग हैं, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन वही ले जाता है जो यूज करता है उसको सही ढंग से। हेलो सर। यस, गुड इवनिंग सर। सर मैंने हिंदी ऑप्शनल लिया है अपना। यस यस, बिल्कुल बढ़िया। सर मैंने कल से स्टार्ट किया है। यस यस, मैंने उस पर टेलीग्राम पे ये विकास सर की क्लास थी वो मिल गई थी मुझे, यस बढ़िया है, तो उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। बिल्कुल बढ़िया। तो मतलब कितने दिन में इसको पूरा करूं जो अपनी इसकी बेहतरीन तैयारी हो जाए हमारी। देखो अगर आपको चॉइस की एग्जाम देनी है ना, तो हिंदी, नहीं सर, हाँ 23 की भी दी थी मैंने फ्री की। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, अब प्री तो हुआ है आपका? नहीं हुआ सर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस बार प्री नहीं निकलने की चीजें मत सोचना कि हम कोई कमजोर जाएगा। इस बार सर्कमस्टेंस और बहुत सारी चीजें फैक्टर काम किए, ठीक है ना, तो उसको लेके हताश नहीं होना है। अब आपका क्वेश्चन ये है कि देखो मेरा विचार है कि ऑप्शनल दिसंबर तक तो आपको काफी हद तक कवर होना चाहिए ना। दूसरी बात, आपका पहले सब्जेक्ट क्या था? हिस्ट्री ऑप्शनल। यस, हिंदी लिटरेचर। पहले भी हिंदी लिटरेचर था आपका? हाँ जी, मैंने तो हिंदी लिटरेचर ही लिया था। हाँ तो बहुत बढ़िया है। आप बस यही है कि अब आपको वीडियो मिली गई और किताब कुछ उसमें बताई गई है, उन किताबों के आधार पर पढ़िए और टॉपिक बाय टॉपिक एक दो आंसर राइटिंग भी करते चलिए और दिसंबर तक कोशिश कीजिए कि इनको कंप्लीट कर।
और थोड़ा समझने के साथ आप ये सोचो मैं और अच्छा प्रेजेंट कैसे कर सकूं इस क्वेश्चन के आंसर, ठीक है, क्योंकि जो जी वीडियो है वो सब दुनिया देखी होगी, वीडियो हाँ में जी। टीचर ने जो भाषा बताई विकास दिव्य कीर्ति ने सबको बताई होगी। हाँ जी डिपेंड करता सबको है बताइए। आपने उससे सीख के अपने माइंड से इंटरप्रिटेशन किया और उसके आधार पर आपने प्रेजेंटेशन किया, यही डिफरेंस हो जाता है। बाकी सभी चीजें सभी के पास एक जैसी प्रेजेंट की जाती है, टीचर सभी को एक जैसी वीडियो देता है, एक जैसे नोट्स देता है, एक जैसी बुक देता है, डिपेंड करता है कि आपने उनको कैसे समझा, कैसे इंटरप्रिटेशन किया और कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट किया। इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है ना, वो काम आप साथ साथ करते जाइए। अच्छा, जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है इसमें मैं कमेंट में मैसेज नहीं लिख पाता हूँ। कौन सा टेलीग्राम का ग्रुप है, कौन सा? ये आपका स्टडी विद कॉन्सेप्ट IAS वाला, PCS वाला भी। एक बार आप इसमें डिस्कशन वाले पे अपना मैसेज कीजिए, हो सकता है किसी कारण से आप कोई सेटिंग में हो रही हो तो हम आपको जोड़ देंगे, तो आप फिर मैसेज लिख सकते हो, ठीक है। उसमें लिखा आता है कि एडमिन के द्वारा मतलब बैन करा हुआ हूँ, ये लिखा हुआ आता है। अच्छा, आपने कहीं मैसेज गलत तो नहीं किया था पहले कभी इसमें? सर मुझे नहीं पता, मैंने तो ये ज्वाइन नहीं अब करे थे। नहीं तो हो सकता है वो आप दोबारा ज्वाइन करना उसको, ठीक है ना, एक बार आपके हाँ नंबर जी। शेयर कर देना आप, ठीक है, तो हम देखेंगे उसमें ऐड में कोई इशू आ रहा है क्या आ रहा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अरे अगर जीएस को इसमें भी आप स्ट्रेंथ बनाइए, और प्री में अगर आपका रीजन किस वजह से प्री रहा हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है? सर एक तो अब के मेरे टीम के लिए सब्जेक्ट्स पूरे नहीं हुए थे। इकोनॉमिक्स नहीं हुआ था मेरा, साइंस टैग और नहीं सी हुआ सेट? था। अरे सी सेट में मेरे नेगेटिव काट के 27-36 के आसपास थे। मतलब बॉर्डर पे थे? हाँ जी। हाँ, सी सेट को भी इस बार इग्नोर मत करना, ठीक है। सर क्योंकि सी सेट में मैंने मैथ के जो है रीजनिंग के थे वो तो मेरे ठीक थे। मैंने आपसे कॉम्प्रिहेंशन किया था ना, तो कॉम्प्रिहेंशन के जितने भी करे थे मैंने सब कॉम्प्रिहेंशन के सही थे, बस मैथ के 2-4 गलत थे बस। हाँ, तो बस सी सेट है, उसको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस साथ में हाँ। करा, ठीक है। क्यों, मैं तो मैथ रीजनिंग पर ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि नहीं, कॉम्प्रिहेंशन तो ये है कॉम्प्रिहेंशन कि को भी अब। साथ में लेके चलो, क्योंकि मैथ रीजनिंग में कई बार क्या होता है कि अगर लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो हम अटेंड करने में हाँ दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। नहीं, कॉम्प्रिहेंशन तो ये है कि अब क्या आसान अगली बार को हार्ड आ जाए, क्या पता चले। नहीं, आप इस बात सोचो, हार्ड के लिए भी तैयार हो, हार्ड से हार्ड क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन में हार्ड से हार्ड क्या होगा, आप प्रैक्टिस अच्छी कर लो, कैसा भी कॉम्प्रिहेंशन आ जाए आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई बुक्स वगैरह? बुक्स नहीं, PY2 के हिसाब से सॉल्व करवा, जैसे मैंने एक दो वीडियो बनाई है तो हम तो PY के हिसाब से सॉल्व करवाएंगे, हाँ जी। उसमें हाँ 300-400 जी पैसेज सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग और क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सर, आपका तो आपका मेंस है, यस। तो मैं पूछना चाहता था कि जैसे कि हमने कोई सब्जेक्ट से GS पेपर 1 के कुछ टॉपिक तैयार कर लिए तो उनका डिस्कशन के लिए ऐसे, हाँ, जैसे डिस्कशन आप करेंगे, जो। बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, कोई सब्जेक्ट का डिस्कशन करना है, ठीक है ना। अभी हाँ प्री मेंस तक थोड़ा सा मैं थोड़ा कम इसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, लेकिन मेंस के बाद हाँ नंबर के बाद रेगुलरली आपसे मैं जुड़ के काम करेंगे इसमें, ठीक है। हाँ, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, मेंस लिखोगे आप इसलिए टाइम नहीं दे पाओगे। एक क्वेश्चन है किसी का, है ना, कि सर स्टार्टिंग से कोचिंग ज्वाइन करें या सेल्फ स्टडी करें, ये क्वेश्चन सबके सामने आता है, ठीक है ना। सबसे पहले बेसिक क्लियर करें, उसके बाद कोचिंग करें। देखो, एक चीज ध्यान रखना, पहली बात तो ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कहीं पर भी कि कोचिंग करना इज मैंडेटरी फॉर क्वालिफाइंग UPSC, ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। आप सेल्फ लेवल पे आजकल तो बहुत प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है, ठीक है ना, आप अपने लेवल पे कर सकते हो तैयारी बहुत अच्छी से। देखो, आजकल आपको नोट्स अवेलेबल है, अगर किसी प्रकार के टॉपिक सब्जेक्ट में क्लियर है तो आपके पास वीडियो लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन आपकी खुद की स्ट्रेटजी एक होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जस्ट मतलब ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग की या उसकी कोई ऐसा कर रहे हैं, कोचिंग अपने आप में बेस्ट देती है, बहुत मेहनत करती है, टीचर बहुत मेहनत करते हैं, समय बहुत देते हैं वो, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रेजेंट करता है, लेकिन कोचिंग की कुछ अपने लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से वो एक, क्योंकि कोचिंग क्या होती है कि हर किसी को एक आईने में देख के चलती है। 50 स्टूडेंट बैठे हैं तो कोचिंग को एक ही आना है कि मेरा ये सिलेबस है और ये टाइम है मेरे पास, जैसे मुझे 6 महीने में क्लियर करना है, ये सिलेबस है, बस करना है। अब आगे वालों को पता नहीं समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जस्ट करना है। लेकिन अगर ध्यान रखना, आपके पास टाइम है और आपको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है तो आप कोचिंग सजेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर आप सेल्फ लेवल पे भी करें और आपको थोड़ी सी कोई गाइडेंस सही से मिल जाए तो जरूरी नहीं है कि आपको कोचिंग करें, तो आप घर कर सकते हो। जितना टाइम आप कोचिंग में कंजप्शन करेंगे उससे कम समय में आप घर पे भी चीजें कर सकते हो, लेकिन आपको गाइडेंस जरूर मिलनी चाहिए। बिना गाइडेंस से तो आप घर पे नहीं कर पाओगे। गाइडेंस इसलिए, और दूसरी बात कि जरूरी नहीं कि आप पूरे सब्जेक्टों की कोचिंग करो, अगर आपको ऑप्शनल में कमजोरी है तो ऑप्शनल कर सकते हो आप डायरेक्टली जाके, एक टॉपिक में कोई कमजोरी है तो आप उसको कवर कर सकते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि
कि आप कोचिंग करें। दूसरी बात, यदि आपको कोचिंग करनी है तो पहले थोड़ा बेसिक जरूर पता होना चाहिए, तभी ही आप कोचिंग का ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। ठीक है, तभी वहां जाकर के आप क्रॉस क्वेश्चन कर पाएंगे। आपको पता होना चाहिए यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, उसके बारे में आप वहां टॉपिक क्लियर कर पाएंगे। आप बोलेंगे सर ये फैक्ट बताइए मुझे, तो वो फैक्ट बताएंगे। आप बोलेंगे सर ऐसी केस स्टडी बताइए, वो ऐसी केस स्टडी बताएंगे। लेकिन जब आपको पता होगा तब, अगर आप ब्लैंक गए हो तो आप कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इसलिए यदि आप, पहली बात तो है कि जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग करो, लेकिन यदि आप करना चाहते हो थोड़ा बेसिक अपने लेवल पे तैयार करो, उसी के बाद आप कोचिंग करो। और बेसिक तैयार करने मतलब कम से कम प्री के पीवाईक्यू और मेंस के पीवाईक्यू और सिलेबस को जरूर समझ के जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन किसी ने पूछ रखा है, एक बार देख लेता हूँ। और सर मैंने अभी स्टार्ट की है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल घबराई मत। पहला काम करो, सिलेबस को समझो और पीवाईक्यू, ये पहली स्टेज होती है। जो भी तैयारी आप करने बैठे हैं उसकी पहली स्टेज होती है। आप सिलेबस को पीवाईक्यू से कैसे समझना है, मैंने पूरे वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन कुछ वीडियो मैंने शेयर कर रखे हैं। उस वीडियो के बेस पे आप एक तैयार कर सकते हो सिलेबस को कैसे समझना है। ठीक है, दूसरा एनसीईआरटी पढ़ना है। अब एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए गए। और फिर उसके बाद आपको उनके नोट्स बनाने हैं। तो नोट्स आपको सेल्फ लेवल पर बनाने, रिसोर्सेज 3 यूज करने हैं। बिल्कुल कुछ मत करो, सब चीज आपको, कोई टॉपिक यदि आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जरूर पूछें। ठीक है ना, लेकिन एक अपने लेवल से इनिशिएटिव जरूर ले, एटलीस्ट स्टार्टिंग जरूर करें। ठीक है ना, एटलीस्ट स्टार्टिंग है वो जरूर करें, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। ठीक है, तो उससे आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हाँ, इसको हम कर देंगे। ठीक है, किसी का कोई और डाउट है तो प्लीज पूछिए। देखो इतना लाइव जुड़ के बता रहे हैं तो आप जिसको पूछ लीजिए, क्योंकि लोग, एक तो ध्यान रखना, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है इस एग्जाम की जर्नी में, मुझे एक चीज लगी, वो चीज ये रियलाइज हुई कि कई बार हम ऐसे रास्ते पे भी निकल जाते हैं, ऐसी दशा में चले जाते हैं, है ना, कई बार हम ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं, ऐसी दिशा में चले जाते हैं कि हम तैयारी तो बहुत करते हैं लेकिन यूपीएससी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इसलिए आप बेकाम की चीजें, मार्केटिंग की चीजों से बिल्कुल दूर रहें, जो आपको ठीक लगे। आपका सबसे बढ़िया मूल्यांकन करो आप पीवाईक्यू के लेवल पे। आप पीवाईक्यू चेक करो, जो भी आप चीज पढ़ना चाहते हो, किताब पढ़ना चाहते हो, उसके टॉपिक को पढ़ो, फिर पीवाईक्यू चेक करो कि क्या सच में ये ऐसा है या नहीं। ठीक है, तो जो भी चीज आप करना चाहते हो पीवाईक्यू के लेवल पे ही करो, और अपना मूल्यांकन बीच बीच में जरूर करते जाइए। खुद का मूल्यांकन जरूरी है, और जो रिसोर्सेज आप पढ़ रहे हैं उसका मूल्यांकन जरूरी है, तभी जाकर के आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल ये बात सही है कि सबसे बड़ी समस्या होती है डायरेक्शन। ठीक है ना, तो डायरेक्शन के लिए ही तो हम आपके साथ करेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि पहले आप ये स्टेज फॉलो कीजिए, उसके बाद आप पूछिए कि सर मैं अब इस स्टेज पे पहुंच गई, अब मुझे बताओ कि मुझे कैसे चीजें पढ़नी चाहिए, मुझे कैसे नोट्स पढ़ना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट आप क्वेश्चन तो पूछो। आपको जो डिस्कशन ग्रुप दिया गया है उसमें पूछो कि ये एक्स नाम का टॉपिक है, मेरे समझ में नहीं आया, बताओ इसके नोट्स कैसे बनाने। तो जब भी हमें समय मिलेगा हम आपको बताएंगे उसके बारे में। ठीक है ना, तो गाइडेंस बिल्कुल आपको हम देने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी लोग हैं, आपके अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल भी है, वो टेलीग्राम चैनल भी, वो भी आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। आपको जरूर नहीं कि कोचिंग में जाके ही गाइडेंस लेनी पड़े, बस आप पहले अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करो कि मुझे क्या सीखना है किसी से। जैसे मुझे सर किसी से सीखना है कि भाई एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, तो एक वीडियो आप खोल के देख लो किसी का भी यूट्यूब पे कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, आपको एक वीडियो से पता लग जाएगा एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। उसके बाद उसी आधार पे अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, बस हो गई, डायरेक्शन खत्म। फिर पूछना है पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस करना है। आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि पीवाईक्यू को कैसे समझूं, तो आप वीडियो में डालो यूट्यूब पे या कोई टेलीग्राम पे डाल दो कहीं पर भी, तो वीडियो में कि मैं पीवाईक्यू कैसे समझूं, आपको बता देगा पीवाईक्यू समझना। उसके लिए 100 वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही वीडियो देखो, हर वीडियो में कोई अपना बेस्ट ही देता है। उस तरीके से आप अपनी गाइडेंस बना सकते हैं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है ना, उस तरीके से। और जरूरी नहीं है कि कोचिंग आपको पूरी गाइडेंस देने बैठ जाए, उनका टारगेट होता है सिलेबस कवर करवा के आपको भगा देगा। ठीक है ना, तो ये तो क्या है कि जो आपको दिखता है वो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो खुद लेवल पे तैयार करके जाओ, तभी कोचिंग का ज्यादा फायदा आप उठा पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखनी, अपने एक टारगेट, अपना छोटा सा टारगेट, गोल, सिलेबस, रणनीति खुद अपने लेवल पे तैयार करो, डिमांड करो मुझे चाहिए क्या। ठीक है ना, एटलीस्ट आप पता तो करो, फाइंड आउट करो। यस सर ये मिडाइवल सतीश चंद्र की और एंशियंट आर एस शर्मा की 11th की है ये बुक एनसीईआरटी, यस ये अवेलेबल नहीं है, मिल नहीं रही सर, क्या आप पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो? कौन कौन सी? सर ये मिडाइवल सतीश चंद्र की और एंशियंट आर एस शर्मा की ये पुरानी? 11th। सर
आपको ओल्ड एनसीईआरटी चाहिए हिस्ट्री की, एंसाइंड एंड मिडाइवल की। यस, ठीक है। ये एक्चुअली में पीडीएफ तो इनकी नहीं मिल, आजकल क्या कॉपीराइट इशू होने लग गया है, पीडीएफ तो यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, टेलीग्राम पे आपको नहीं मिलेगी। हम कोशिश करेंगे कोई हमारे पास होगी, स्कैन करके भेजनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना। मार्केट में तो अवेलेबल है ही, ठीक है ना, आपको दुकानों पे मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी पड़ी हुई दुकानों पे, है ना। पीडीएफ के रूप में हमें स्कैन करके भेजना पड़ेगा। वैसे दोनों बहुत अच्छी एनसीईआरटी है ये, है ना, मैंने इनको पढ़ा है इसलिए बता रहा हूँ। सर मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छी एनसीईआरटी है दोनों वो, अच्छी मतलब एनसीईआरटी है, इनसे बहुत सारी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो पढ़ सकते हो इनको, वैसी बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू भी पढ़ रहे हो तो उससे भी काम चल जाता है, ऐसी बात नहीं। देखो हर किताब के अपने ये जरूर नहीं, एक किताब आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे पाती, ठीक है। बस ये है कि आपको जो किताब बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, उस किताब को पढ़ें। और किसी का कोई डाउट? जी सर मेरा एनसीईआरटी तो मैडम टेलीग्राम प्ले लिस्ट है, उसमें जाइए, एनसीईआरटी वीडियो आपको मिल जाएंगी पूरी, आपको लगभग 70 वीडियो है उसमें। उसमें 2-1 वीडियो में आपको बताया भी गया है कि कैसे पढ़ना है, और फिर वीडियो को डिस्कशन भी किया गया है, उनकी पीडीएफ भी हमने कई बार टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी की हुई है, ठीक है। हेलो सर। यस सर मैं ये कह रहा था सर, मैं 2020 से मतलब कि प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ओके। तो सर मेरा 24 में पहला अटेम्प्ट होगा, तो मैं जो जैसे कि एनसीईआरटी 10-12 बार होगा, स्टैंड अप बुक मान लीजिए कि कोई भी बहुत ऐसी पढ़ बुक लिया आपने, बहुत 7 पढ़ बार। लिया। अब क्या है ना सर कि अब थोड़ा सा आंसर लिखने में मतलब कि याद नहीं आ रहा है उसमें, और दूसरी बात यह है कि सर एनसीईआरटी जो मैं पढ़ा था उतना अब पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है, लेकिन जब पढ़ता हूँ तो पूरी तरीके से लगता है कि पूरा पढ़ा हूँ, पूरा समझ में आने लगता है। नोट्स बनाए एनसीईआरटी के कभी? सर नोट्स तो नहीं बनाया हूँ, स्टैंड अप बुक का बनाया हूँ। एनसीईआरटी के नहीं बनाए कभी? जी सर एनसीईआरटी का नहीं देखो बनाया। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे मेरे पास भी देखो मेरे पीएसआई के खुद के बड़े नोट्स बने हुए हैं, लेकिन उनको बार बार करने के बाद मुझे आप जैसा ही फील हो रहा था, यार मैंने पढ़ तो रखा है, और जब आंसर राइटिंग करा था तो वो एग्जैक्ट याद नहीं आ पा रहा था, ठीक है। वही समस्या हो रही होगी आपके साथ, है ना, कि एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा आप क्या लिखोगे। मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, आपके नोट्स तो है, लेकिन एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जिनको आप थोड़ा क्विक नजर में देख सको, ताकि जब आप मैं आंसर राइटिंग करते बैठो एक क्विक नजर में देखो। इसलिए मैंने देखो एक छोटी सी अपनी उसमें बना ली, ठीक है, एक पेज में मैंने पूरा टॉपिक क्लियर कर दिया। तो मेरा कहने वाला है इसी तरीके से आप एनसीईआरटी के छोटे से क्विक नोट अपने नोट्स बनाओ। अगर आप चाहे 15 बार पढ़ लो, लेकिन पूरी किताब को हुए पढ़ के आप डायरेक्टली याद नहीं रख पाओगे। लिखने में क्या है कि लिखने में और पढ़ने में दोनों में डिफरेंट पार्ट होता है, लिखोगे तब आपके माइंड में वो चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, ठीक है ना। ज्यादा नहीं, अब आपने 12 बार पढ़ने में टाइम दिया है, अगर आप एक बार में लिखने का टाइम दे देते दोबारा आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो अगर आपको रियलाइज हो रहा है तो सच में मैं यही कहूंगा कि थोड़ा शॉर्ट में लिखना चालू करो, और फिर आप आंसर राइटिंग करो, और ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, अपने आप चीजें आएंगी आपके माइंड, ठीक है ना। पढ़ना सब कुछ नहीं होता यूपीएससी में भाई, पढ़ने के बाद थिंकिंग करना, इंटर कनेक्टिविटी करना, और आपको प्रेजेंट करना, ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ये दिक्कत सर एम लक्ष्मीकांत में आ गई, 17 बार हो गया सर, लेकिन अभी तक कनेक्टिविटी नहीं बन 17 बार किसको पढ़नी पड़ती है लक्ष्मीकांत? एक बार बहुत अच्छी से पढ़ी तो, 2 बार बहुत अच्छी से पढ़ी तो बस। ये हम सुनते हैं ना, कई लोग बोलते 40 बार पढ़िए, क्या पढ़ ली 40 बार उस किताब में से? हम उसको एक बार भी अच्छे से पढ़ ले, 2 बार अच्छे से पढ़ ले, उसको नोट्स बना के रख दे अपनी लैंग्वेज में साइड में। अब यार आप 600 पेजों की किताब को 40 बार पढ़ोगे तो इससे बड़ी टाइम वेस्टेज और क्या हो सकता है? और क्या लक्ष्मीकांत थोड़ी हमें जो अकेली पढ़नी है, और किताब कभी पूरी पढ़ी नहीं जाती, किताब से हेल्प लिया जाता है। ऐसा नहीं कि पहले पेज को खोल दिया और लास्ट पेज तक पढ़ने में लगे हुए, हेल्प लिया जाता है। जैसे मैं पढ़ूंगा लक्ष्मीकांत, मुझे पता है कि भाई कि मुझे एक चीज मेरे नोट्स में नहीं है कि ओबीसी का गठन कैसे हुआ, ओबीसी कमीशन है, तो मैं उसी फैक्ट को पढ़ूंगा उसमें से, मेरा खत्म काम। अब मुझे सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन चाहिए, वो लक्ष्मीकांत मुझे नहीं देगी, मैं गूगल पे सर्च करूंगा कि आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी को इंप्लीमेंट करने वाले डिसीजन, अपने आप एक लिस्ट बनी आ जाएगी, मुझे उसको नोट डाउन कर देना, बस खत्म। ऐसे पढ़ी जाती है। मुझे टेक्स्ट के एग्जाम्पल चाहिए, 2-4 किसी का नोट्स मैं देख लेता हूँ यार, किसी के पास एग्जाम्पल है, और सभी को कॉन्सोलिडेट करके अपने नोट्स में लिख दिया, बस खत्म। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज आपको, यही तो होता है, आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ती। नहीं तो यार देखो यूपीएससी का सिलेबस इतना पड़ा है, अगर हर किताब को पढ़ने बैठो तो आप कभी सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। पढ़ने से नहीं, थोड़ा उसको नोट डाउन करके लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चीज, ठीक है ना। पढ़ने से आप प्री के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि प्री में आपको ऑप्शन दिख जाते हैं। मेंस के लिए पढ़ने से काम नहीं चलेगा, लिखने के लिए काम चलेगा।
ठीक है। जी सर, ये है प्री का मतलब कि सब उसमें हेल्प हो रही है, लेकिन मेंस का क्या है, फास्ट मेंस में वही नहीं दिक्कत। काम चलेगा आपका, ध्यान रखना, मेंस में लिखने से ही काम चलेगा। जी ठीक है, तो प्लीज ये चीज ध्यान रखें। अगला, हम आपको पहले खुद से अपना बेस्ट देंगे, अब आप ऐसा ही बीच बीच में, बिल्कुल हमारे ओर से पूरी कोशिश रहेगी। और ग्रुप जो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उसमें कोई भी मैसेज सेंड कर सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है एडमिन ही कर सकता है, कोई भी कर सकता है, लोग करते भी है उसमें, ठीक है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखें और थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना, यही गलती होती है। अब आपने इतना बार पढ़ा है, इतना बार, तो भाई आपने बहुत मेहनत की होगी, है ना, क्योंकि लक्ष्मीकांत जैसी बुक को अगर कोई 16 बार पढ़ रहा है तो कितना टाइम लगा होगा, मैं तो यही इमेज कर रहा हूँ, है ना। एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में ठीक लगती है कोई चीज, 3 बार पढ़ने में तो बोरिंग लगने लग जाती है। ठीक है, आपने हार्ड वर्किंग बहुत अच्छा किया है, उसको स्मार्ट वर्किंग में कन्वर्ट करो, ठीक है। जी सर। ये चीज पे ध्यान दो, अगर आप उसी तरीके से चलो ना तो इस बार ही पढ़ लोगे तो भी कोई फायदा यूज नहीं कर पाओगे इसको। और प्लीज अपनी ये गलती दूर कर दो। इस बार मैंने सर खास सा स्मार्टनेस दिखा रहा हूँ, क्योंकि अब बस केवल कलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक है उसका बस 4-5 पॉइंट डायमेंशन बदल के, और बस। 4-5 पॉइंट डर के उनको मनन करो। देखो मैं ऐसा नहीं कि स्पॉट नोट में सब कुछ कहानी लिख दूंगा, मैंने एक शब्द लिखा है कि जैसे मान लो मेरे पास प्लेटो को नोट्स है मेरे CSIR के अंदर, तो प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थिंकर है, तो मुझे पता है आइडियलिस्टिक का मतलब क्या है। अब मैं सारे उसके टॉपिक जो मेन नोट्स हैं उनसे लिंक कर दूंगा इसको, उन मेन नोट्स को देखूंगा नहीं, लिंक कर दूंगा रिवीजन करते समय कि हाँ आइडियलिस्टिक का मतलब क्या है, उसका आइडल, आइडल किंग, सोशल, मतलब एक मॉरल मॉरल पर्सन की बात करता है वो, ठीक है ना, आइडल किंग की बात करता है, वो चीजों से मैं कनेक्ट कर दूंगा। इसी तरीके से कोई टॉपिक पढ़ो, फॉर एग्जांपल मुझे फंडामेंटल राइट पढ़ना है, फैक्ट मैंने उठा के रख लिए, अब फंडामेंटल राइट के कीवर्ड लिख लिए, फिर उसको मुझे कनेक्ट करना है उस किताब से जिसको मैंने पढ़ा है, बस जरूरी नहीं कि हर चीज को मैं लिखूं। जी सर। ओके, नेक्स्ट। जी सर। अगर किसी का कोई और डाउट हो तो प्लीज बताइए। और देखो, आप लोगों के साथ कुछ लोग हमारे साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं, शायद आप भी होगा आंसर राइटिंग में, कई लोग हमारे साथ आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने अपनी आंसर राइटिंग को बहुत इंप्रूवमेंट किया है, और 1-2 लोगों की आंसर राइटिंग इतनी बेस्ट है, कोई कमेंट ही नहीं मिलता लिखने के लिए कि क्या लिखे, वो ऑलरेडी सारे चीजों को डिस्कशन कर चुके होते हैं। तो ठीक है, आप अपने लेवल पे आंसर राइटिंग करो, लेकिन एक क्वेश्चन लिखो, चाहे आधा लिखो, लिखो जरूर यार, लिखने की तो आदत डाल दो, ठीक है। और आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, किसी भी पार्ट को इग्नोर मत करना, चाहे वो GS हो, चाहे वो आपका इंटरनल सिक्योरिटी वाला पार्ट हो, कोई भी हो, इग्नोर किसी को मत करना है, क्योंकि कई बार पता नहीं होता कौन सा पार्ट हमारी कमजोरी बन जाए, ठीक है। और किसी का कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना, और कोशिश हेलो करो। सर, हाँ, ज्योग्राफी के लिए 9th से 12th तक की मतलब हाँ जो NCERT पढ़नी पड़ी क्या? देखो एक बात मैं बताता, कोई चीज का ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जो चीज पढ़ लोगे ना उससे अच्छा जरूर होगा, ठीक है ना। इसलिए अगर आप पढ़ लोगे ना तो बहुत बढ़िया होगा, उससे ना क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखो उससे आप मैपिंग समझ जाओगे बहुत अच्छे से, उससे मैपिंग बनाना भी समझ जाओगे, मैपिंग को प्रेजेंट करना भी सीख जाओगे जो भी आपको है। और दूसरी बात, आपके बहुत सारे फैक्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पढ़ लोगे तो कोई बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसको थोड़ा सा UPSC की तरह पढ़ना है, UPSC की डिमांड की तरह पढ़ना है, 9th के स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है उसको, या 10th ओके के स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है उसको, थोड़ा सा थिंकिंग करके पढ़ना है, लिंक करके पढ़ना है, उसके प्रेजेंटेशन को समझना है, ठीक है। उन चीजों को आपको ध्यान देना। सर, ओल्ड पढ़े या न्यू? कोई सी भी पढ़ लो। ज्योग्राफी के लिए रेफरेंस बुक की मैं बात करूं तो एक तो महेश बांडवाल की बढ़िया कंसोलिडेटेड करके आती है, एक माजिद हुसैन की भी आती है, जो आपको लैंग्वेज ठीक लगे कोई सी उठा के अपने पास रख लीजिए बस, और उसके मेन मेन टॉपिक जो आपके सिलेबस में उसको पढ़ लीजिए बस। उसको ही देख लो। हाँ बस उसको देखो सिलेबस को जरूर देखो। आपको ना जैसे मान ले मैं बोलूँ माजिद हुसैन की बुक है, अब माजिद हुसैन ने बुक इसलिए नहीं बनाई UPSC के लिए तैयारी करे, उसने बनाई नेट वाला भी कर ले, ठीक है ना, कॉलेज लेक्चरर वाला भी मेरी बुक पढ़ ले, तो उसने सब कुछ बनाया। आपको UPSC की तरह बस सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके पॉइंट इंडेक्स जाके देखनी है, और उसी के आधार पर जो टॉपिक जरूरी है उसको ही नोट डाउन करना है, सभी को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर यस प्लीज। GS बैच लेट ज्वाइन किया था, जो यस, उसके क्वेश्चन हो गए वे क्या उन्हें भी दोबारा लिख के भेज सकते हैं? लिख दो। देखो हमारा टारगेट, देखो हम किसी के साथ बिल्कुल, मैंने यही एक गाइडेंस, मतलब पूरा डायरेक्शन दिया हमारी टीम को कि देखो किसी ने किसी कारणवश से कोई नहीं निकल, जिस दिन आप 50 क्वेश्चन लिख दोगे उस दिन उस बैच से बाहर हो गया, तब तक वो बैच आपके लिए है, ठीक है ना। तो आप लिखो, लेकिन कोशिश करो टाइम से लिखे तो बहुत बढ़िया रहे,
ठीक है, मैं इसके चक्कर में मॉडल आंसर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा, और कई बार लोग क्या मॉडल आंसर देख के लिख देंगे तो वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी, इसलिए मैंने डे 8 तक ही मॉडल आंसर सेंड किया अभी तक। बहुत सारे मॉडल आंसर होल्ड पे रखे हुए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप प्लीज जरूर लिखें, ठीक है ना, क्योंकि मैं मॉडल आंसर भेज दूंगा या हम कोई चीज आपके साथ डिस्कशन कर देंगे, फिर आप लेके तो उसका ज्यादा आउटपुट नहीं निकल पाता, फिर आप सीख क्या पाओगे, ठीक है, तो आप भेज देना जब आपको ठीक लगे, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास। ओके सर। बट कोशिश करना कि थोड़ा टाइम से भेजें, क्योंकि वो आपके लिए भी सही रहेगा, है ना, हम तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे लेकिन आप आपके लिए भी सही रहेगा, ठीक है। तो प्लीज आप आंसर राइटिंग हमारे पास PSIR GS की आंसर राइटिंग और चल रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपकी आंसर राइटिंग कर सकते हो, उसके साथ बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी हम देंगे आपको, है ना। और CSET बैच है, उसको भी इस बार बेसिक से स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने CSET की वजह से धोखा खाया था, तो बहुत हल्के से बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और उसको कंटिन्यूटी में लेके जाएंगे, इसलिए हमने CSET बैच भी अब स्टार्ट किया, 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है ना। आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ भी सकते हो, कोई क्वेश्चन किसी प्रकार कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें हमने बहुत अच्छे से चीजें सिस्टमेटिकली नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, PYQ सॉल्व कराए जाएंगे और सारे टॉपिक आपको सॉल्व करवाए जाएंगे जो आपकी किसी भी स्टेट PCS की एग्जाम, UPSC जहां पर मैथ रीजनिंग और कंप्रिहेंशन पार्ट आता है उसकी आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस प्लीज। क्वेश्चन था सर, मैंने आज ज्वाइन किया था CSET, तो सर मतलब किसमें दिक्कत तो नहीं होगी ना बाद में? क्या 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 ज्वाइन किया? मतलब आपका बैच ज्वाइन किया है आज मैंने, हाँ CSET का। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था इससे मतलब UPSC का पूरा हो जाएगा ना कंप्लीट? आपको विश्वास है या नहीं ये बताओ? सर आपके ऊपर तो विश्वास है। हाँ, CSET अगर आपने हमारे साथ चले तो गारंटी चाहे कुछ भी काम अटक जाए हमारा, आपको पास जरूर करवा कर, लेकिन हम जो जी बताएं सर। उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना। ऐसा नहीं हमारी वीडियो दे दी हमने आपको और आप बोल रहे हैं कि अब तो हो गया मेरा, ऐसा नहीं है, कोई हम आपको दवा नहीं देंगे उसमें ना। जैसे मान लो मैंने एक वीडियो दियांगे हम आपको, तो मैं उसमें आप उसी के आधार पर 2-4 प्रैक्टिस अपने लेवल पे देखें, है ना। ये 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, हमारा टारगेट रहेगा, तो विश्वास रखिए आपने अगर ज्वाइन किया है तो, ठीक है, लेकिन फॉलो जरूर करना चीज, ठीक है। अभी जी सर, सितंबर तक तो मैं थोड़ा कम इन्वॉल्व रहूंगा उसमें, सितंबर के बाद मैं अपने ऊपर ही ले लूंगा उसको, मैं खुद आपके साथ जुड़ूंगा, ठीक है। जी सितंबर तक वीडियो तो बना के रखी हुई है, लेकिन सितंबर के बाद में पूरी डेडिकेटेडली, है ना, आपको पूरे अच्छे से चीजें गाइड की जाएगी, लेकिन आपको जी सर। सारे टॉपिक क्लियर करवाए जाएंगे। UPSC में जितनी दम है उतने तेज तब दम से वो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, जितना उसकी दम है आपको उतने अच्छे से क्वेश्चन करवाए जाएंगे, हम आपको पकड़ के बताएंगे। देखो कई जगह हमें ये ध्यान रखना है कि नहीं इस जगह हमारा दिमाग लगाना ठीक नहीं, उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर टाइप में रखेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको पास करवाने के लिए बस प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? जी सर, अनिल। अच्छा ये मुझे, हाँ अच्छा आपने ज्वाइन कर लिया, जी सर। तो ज्वाइन कर लिया तो भरोसा रखो, बस विश्वास मत दगाओ, ठीक है। 5 तारीख से आपको क्लास मिलेंगी, बस 40 मिनट की 30 मिनट की जो क्लास रहेंगी, आप बस हमको देख के प्रैक्टिस जितना कहा जाए उतना करते जाइए, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके थैंक यू। आपको किसी को और कोई डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है ना। सर जी, यस प्लीज, आपका नाम? पंकज यादव। यस पंकज। सर मुझे 9 से 12 तक की NCERT पढ़ लूँ सिर्फ? मैंने वैसे पढ़ रखी है एक बार पहले। यार पढ़ने का तरीका में डिफरेंस होता है पंकज ना, हाँ थोड़ा जी। सा माइंड सेट चेंज करके पढ़िए, ठीक है ना। एक बार माइंड सेट इन सेंस कि एक बार देखो कि यार इसका मैं मैपिंग में कैसे यूज करूंगा, प्री के क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें, मेंस में कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेंस में मुझे यूज कैसे करना है, उसी आधार पर अपने नोट्स बनाइए उसमें। और नोट जरूर बनाते हैं अपनी भाषा में, जो समझे ना आप उसको भाषा में प्रेजेंट कर दो, फैक्ट उसमें से देखते रहो बस। नहीं, जैसे मैंने 12th के बाद मैंने ये पढ़ ली थी 6-7 मेरे सब ली। हाँ 6 से 12 तक की हिस्ट्री की मैंने पढ़ी नहीं थी। हम्म हिस्ट्री की ये RS शर्मा, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा पढ़ी थी। हम्म तो फिर उसके बाद मैंने बीच में बंद कर दी थी, तो फिर मेरे भैया ने बोला था कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, आप कोई चीज छोड़ना मत। जैसे मैंने मान लो कोई चीज लिख दी, अब मैं इसको 10 दिन हाँ, रिवीजन नहीं करूंगा तो कोई फायदा नहीं है इसका। तो भैया ने बोला था कि अब स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लो, जैसे स्टडी या कि दृष्टि की बुकलेट्स है इनसे पढ़ो। फिर क्या हुआ? तो क्या, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मेरा प्री अवध रह गया था। हाँ, क्योंकि इस बार हाँ। इस सारे क्वेश्चन हिस्ट्री हिस्ट्री उससे थे। तो सर क्या मतलब अब जो हाँ मैं पढ़ूं तो उसके लिए मैं मतलब NCERT 9 से 12 तक की सफिशियंट है, फिर 6 से 12 तक? देखो ऐसे तो एनसीईआरटी तो हर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है अगर आप यूज करना जानते हो, है ना। हाँ जी।
लेकिन मैं ये करूँ, अगर आपके पास समय है तो देखो छोटी पतली किताबें होती है यार, देखो अगर आप बैठ गए ना, मैं बता मैं अगर बैठ जाता हूँ ना तो सिविक्स वाली हाँ छठी जी, क्लास पढ़ के ही खड़ा हूँ, ठीक है ना। हाँ जी, इतनी इंटरेस्टिंग होती है। एनसीईआरटी को केवल हम इन्फॉर्मेशन के लिए, उसका प्रेजेंटेशन समझो इस बार। नई एनसीईआरटी में और पुरानी एनसीईआरटी में एक अगर मैं बोलूं अंतर, तो मेजर अंतर यह है कि नई पुरानी एनसीईआरटी आपको बहुत अंदर तक ले जाती थी, तब उसको बात को प्रेजेंट करती थी। नई एनसीईआरटी छोटी सी चीजें पूरा प्रेजेंट कर देती है, हाँ जी। ठीक है ना। नई नहीं एनसीईआरटी छोटी सी चीजें पूरी प्रेजेंट कर देती है, इसलिए उसको समझो कि उसने कैसे प्रेजेंट किया। जब भी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है। जब भी मेंस का आंसर राइटिंग करूंगा तो इसी तरीके से डायग्राम बनाना है, इसी तरीके से मैपिंग बनाना है, चार्ट बनाना है, वो सारी चीजें आपको एनसीईआरटी सिखा देगी, ठीक है ना। तो इसलिए उसको हेल्प है। हो सकता है कि स्टैंडर्ड बुक आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, लेकिन प्रेजेंटेशन का तरीका तो आपको एनसीईआरटी सिखाएगी, ठीक है। एक बार पढ़ के चेक कीजिए। एनसीईआरटी में खुद आपको पर्सनली, मैं भी खुद आपको पढ़ाऊंगा, मैडम पढ़ा रही, मैडम हिस्ट्री पढ़ा रही। मार्च सितंबर के बाद मैं खुद एनसीईआरटी इसको पढ़ाऊंगा। अब तो सितंबर तक मैं भी ज्यादा टाइम, यस। बट गाइडेंस बता दो उन्हें। अच्छा, किसी ने पूछा है सी सेट हाँ बैच, जी, बिल्कुल सी सेट बैच है, हम बिल्कुल बेसिक से चला रहे हैं, बिल्कुल नंबर से। नंबर सिस्टम भी क्या होता है, एक नंबर भी क्या होते हैं, ऑड इवन क्या होते हैं, कैलकुलेशन क्या होती है, बिल्कुल आप पहले दूसरे तीसरे वीडियो दे सकते हैं। इसलिए कई लोगों को तो लगा कि सर इतना डीप, इतना मतलब नंबर से, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से, कैंडिडेट कोई जीरो वाला है जिसको मैथ से बिल्कुल डर लगता है, उसको ध्यान में रखते हुए ही चलाया जा रहा है। इसलिए अदरवाइज सी सेट में ना 4-5 महीने नहीं लगते, सी सेट 1 महीने का सिलेबस होता है पूरा। लेकिन हमारा टारगेट है कि आपकी हैबिट बनाई जाए, आपका समय कम लिया जाए और कंटिन्यू के साथ उसमें जुड़े रहे, ठीक है। और वो सी सेट आपको ईपीएफओ में काम आएगी। आज जैसे ईपीएफओ में क्वेश्चन आए थे, वो आपके जैसे कोई आरपीएससी का दे रहा है तो उसके लिए भी 20-25 क्वेश्चनों में काम आती है। कोई अगर स्टेट पीसीएस दे रहा है तो वहां की सी सेट के लिए भी काम आएगी। मैथ रीजनिंग आपके माइंड में आ जानी चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और बेसिक तो कम से कम आ जानी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से इसको करवाने की पूरी कोशिश करी जाए, ठीक है। और यस, सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड बुक्स में या फिर पढ़ूं या फिर बुक ये जो जैसे की बुक लिस्ट पढ़ूं। देखो एक चीज आप ध्यान रखना, कोई भी बुकलेट और कोई भी स्टैंडर्ड बुक है ना, वो आपको फॉलो करनी है, उसको पढ़ के हाँ जी, डिपेंड नहीं रहना है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे नोट्स हाँ बनाने जी, हैं, बुक को टॉपिक, ठीक है ना। हाँ जी। टॉपिक ले लिया मैंने, मान लो आपको, आप ही कोई टॉपिक बोल दो, चलो क्या टॉपिक चाहिए आप, अब जैसे ये चल रहा है समान नागरिक संहिता। ठीक है ना। अब समान नागरिक का टॉपिक है, हाँ जी, ठीक है। हम इसको आज टेलीग्राम पे भी आपको शेयर करेंगे, फिर अपने विचार देखेंगे क्या करते हो आप, कितना सोचते हो। समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। अब इस टॉपिक को दृष्टिकोण दो तरीके से होते हैं, है ना। अगर इसको कोई कॉमन आदमी के सामने रखोगे तो वो अपने व्यक्तिगत के आधार पर इसका एक्सप्लेन करेगा। अगर इसी हाँ बात जी, को अगर सिविल सेवक के आधार पर देखोगे तो वो प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर, संविधान के आधार पर और जनता के आधार पर उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसका नजरिया। अब ये टॉपिक आपको क्लियर करना है, भाई टॉपिक है क्या चीजें, ठीक है। अब ये टॉपिक के बारे में आपको सबसे पहले पता है कि मुझे पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ना है मुझे ये क्या है, ठीक है। अब ये क्या है ना, इसकी डेफिनेशन यदि बुक में अच्छी है तो वहां से लिख लो, अगर दृष्टि के नोट्स में अच्छी है तो वहां से लिख लो, अगर आप गूगल से सर्च कर पाए तो वहां से लिख लो, कहीं से लिख लो, बस आपके नोट्स में डाल दो कि भाई समान नागरिक संहिता का कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। दूसरा, ये क्यों और इसकी जरूरत क्यों, भाई जरूरत क्यों है इसकी, तो फिर आप पढ़ो कि वह जरूरत के क्या कारण है। अब ये कारण आप इसकी हेल्प ले सकते हो, दृष्टि की बुक में कैसे दे रखें, आप स्टैंडर्ड बुक में कैसे दे रखें, वहां से लेके आपको यहाँ नोट डाउन करना है। बार बार उस किताब की कहानी नहीं पढ़नी है आपको, बार बार उस किताब पे नहीं जाना है आपको, एक हाँ बार जी, समझ के वो कारण यहाँ लिख देने बस। तो मेरा कहने का मतलब स्टैंडर्ड बुक का नोट्स की हेल्प लेकर के अपने नोट्स बनाए जाते हैं भाई, उनको पढ़ा नहीं जाता, उन्हीं पे डिपेंड नहीं रहा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना, इस तरीके से यूज करो। फिर इसका अगला कि इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ये आप करंट अफेयर से चेक कर सकते हैं, हाँ जी, ठीक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल रहा है, तो विभिन्न प्रकार के आप लिखो डायरेक्ट गूगल पे कि सिविल नागरिक संहिता या समान नागरिक संहिता को लेकर के, समान नागरिक संहिता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज तक क्या क्या डिसीजन दिया, आपको गूगल लिस्ट खोल के दे देगा, ठीक है ना। आप वहां से नोट डाउन कर लो, बस खत्म। तो अब ऐसे नोट्स तो बनाए जाते हैं। आप क्या सोचते हो कि एक किताब कोई मिल जाए और उसी को पढ़ लूं, नोट्स बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। थोड़ी मेहनत, मतलब सभी को एक साथ लेके उनसे जो जो अच्छी हाँ चीज है बैठ के उनमें। बस बैठ के
थोड़ा ये करना है बस। वो अच्छे नोट्स होते हैं थोड़े से, ठीक है ना? अब फिर बाद में बुक्स नहीं अपने नोट्स से ही करूँ? उनको रख के रखो अपने पास, ठीक है ना, बुक्स नोट्स रखो, क्योंकि जब आपने वो अपनी भाषा में लिखे हैं तो कई बार आप भूल जाओगे कि किस दृष्टिकोण के आधार पर इसको लिखा, तब एक बार देख सकते हो उसको नजर में कि हाँ मैं क्या सोच के लिखा था इसको, ठीक है। हाँ तो जी। कई बार हम लिखते हैं तो चीजों को भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच के लिखा था इसको, ठीक है ना, तो अपने पास रखो, तब उसको दोबारा यूज कर सकते हो या पॉइंट को जाकर के कि मैं इसके बैकग्राउंड को भूल गया, वो बैकग्राउंड उसको नोट्स में किताब में मिल जाएगा, उस तरीके से, ओके सर। ठीक है। सर मेरा नंबर हटवा देना उससे, बैन लिस्ट से मैंने नंबर लिख के भेज हाँ दिया हाँ है। बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसा कोई मैसेज मत करना, मुझे लगता है कोई मैसेज तो किया होगा आपने बेकाम में, तो आपसे हमारी कोई दुश्मनी है नहीं, ठीक है, हमारी ओके किसी सर। से दुश्मनी नहीं है, ठीक है, ओके सर, नहीं चल तो। ठीक है। और आप हमें 5 गालियां भी दे दोगे तब भी हम आपसे दुश्मनी नहीं करेंगे, ठीक है नहीं सर, नहीं। है ना, क्यों किसी ओके सर। कोई भी आदमी अपनी परिस्थितियों की मजबूरी में ही कुछ बोलता होगा, किसी का हाँ शौक, जी। ठीक है, बट आपको हटा ओके दो, सर। इस चीज को ध्यान में रखें थोड़ा सा ना, चीज पे काम करो, अदरवाइज आप कितनी किताब पढ़ लो कुछ भी पढ़ लो, चीजें कवर नहीं हो पाती, ओके सर। ओके। ठीक है। और किसी को डाउट, अदरवाइज को बाइंड अप करते हैं, आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना, काफी डिस्कशन हो गया, और प्लीज जिसको जो इच्छा है कोई बैच ज्वाइन कर सकते हो इच्छा से आप, ठीक है ना। रही बात फीस की, अगर आपको किसी प्रकार को फीस को लेकर कोई मैसेज करना है तो आप उसको नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कर सकते हो, हम पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी का फायदा गलत तरीके से उठा लेते हैं, इसलिए ये चीजें ध्यान में रखी गई है, ठीक है ना। ओके थैंक यू, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, आप वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। और 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है सीसेट का, प्लीज ज्वाइन कर सकते हो आप, अगर आपकी इच्छा है तो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।